अब आ जाते हैं पैरासिटिज्म पे, जिसमें पैरासाइट्स की बात होगी, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट में ही ये लिखा हुआ है कि प्लांट्स से लेके वर्टिब्रेट्स तक जितनी भी स्पीशीज़ थी उन सब में काफ़ी ऐसे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स इवॉल्व हुए हैं जो पैरासाइट के रूप में काम करते हैं। काफ़ी पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी उन्हें पता है उनका होस्ट कौन सा है। एक पैरासाइट एक टाइप के होस्ट पे जब अटैक कर रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होस्ट स्पेसिफिक। इन केसेस में क्या होता है, अगर होस्ट इवॉल्व हो रहा है ना किसी भी कारण से, तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड को इवोल्यूशन, साथ में इवॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे होस्ट है उसने कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व कर लिए जिससे कि पैरासाइट उस पर अटैक ना कर पाए, तो पैरासाइट को अगर अटैक करना है तो उसको तो और ऐसे मैकेनिज्म्स अपने अंदर इवॉल्व करने पड़ेंगे ना, ताकि वो तब भी अटैक कर पाए। समझ गए ना? तो ये को इवोल्यूशन का काम साथ में चलता रहता है। ये को इवोल्यूशन इसलिए होता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर पाए होस्ट ने जितना भी खुद को बचाने के लिए जितने भी तरीके के मैकेनिज़म्स इवॉल्व किए होंगे बाय एनी एक्शन, उसको न्यूट्रलाइज या काउंटरैक्ट करने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा। पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो उसी सेम होस्ट के ऊपर सक्सेसफुली ब्रीड कर पाए या सक्सेसफुली उसी सेम होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले पाए। पैरासाइट्स किस किस तरीके से इवॉल्व कर सकता है, अपने अंदर वो क्या चेंजेस ला सकता है? अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को हटा देना, अडेसिव ऑर्गन्स जैसे कि सकर्स जैसे अडेसिव ऑर्गन्स जो होस्ट के ऊपर स्टिक करने में उसे हेल्प करे या क्लिंग करने में उसे हेल्प करे, ऐसे ऑर्गन्स को डेवलप करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा देना, और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। लाइफ साइकिल, पैरासाइट की लाइफ साइकिल ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे और कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो एक होस्ट से उनका काम नहीं चलता, वो ओवर द सीजन होस्ट अपना चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ट्रीमाटोड पैरासाइट लिवर फ्लू जिसे कहते हैं। लिवर फ्लू का एग्जांपल दे रखा है कि ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करती है, एक है स्नेल, एक है फिश। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये सिर्फ स्नेल के अंदर नहीं रह सकती, इसको किसी सीजनल पीरियड के लिए फिश के अंदर भी जाना पड़ता है। मलेरियल पैरासाइट्स में भी ऐसा होता है, जो हमने कवर किया है इन दिस सीरीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर की 3 वीडियोज़ हमने ली है। मलेरियल पैरासाइट्स की बात उस केस में होती है। तो देखो, मलेरियल पैरासाइट में जैसे वो लाइफ साइकिल एक डायग्राम के फॉर्म में तुम्हें पूरी लाइफ साइकिल बताई हुई है, उसमें तुम्हें ये दिखाया गया है कि मलेरियल पैरासाइट के केसेस में मॉस्किटोज वेक्टर्स का काम करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स कैसे होते हैं, वो होस्ट को हार्म करते हैं और उनके सर्वाइवल का रेट रिड्यूस कर देते हैं, उनके ग्रोथ का रेट रिड्यूस कर देते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये होस्ट को इस तरीके से रेंडर कर देते हैं कि उनको फिजिकली इतना वीक बना देते हैं होस्ट को, ये पैरासाइट्स, कि अब वो होस्ट जो होंगे बिल्कुल, जैसे इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाना, इस टाइप की कंडीशंस होगी, और उन होस्ट को अब डिजीज़ेस बहुत जल्दी होंगी। ऐसी कंडीशंस भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने कवर करी हुई हैं। अब क्या आप ऐसा सोच नहीं रहे हो कि देखो, जब होस्ट का सर्वाइव करना इतना मुश्किल है, अगर ये पैरासाइट्स आ जाते हैं तो ये पैरासाइट्स बनते ही क्यों हैं, इनका नेचुरल सिलेक्शन क्यों होता है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है। इनका नेचुरल सिलेक्शन इसीलिए होता है ताकि होस्ट स्पीशीज़ इवॉल्व कर सकें टाइमली, उनके अंदर ऐसे फीचर्स आ सकें जो होस्ट स्पीशीज़ के अंदर ऐसे फीचर्स आ सके जो पैरासाइट से बचने में उनकी हेल्प करें। तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैरासाइट का आना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन ईजी हो जाता है पैरासाइट्स के लिए। जो पैरासाइट्स होस्ट की स्पीशीज़ को एक्सटर्नल सरफेस से न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं होस्ट स्पीशीज़ से, उन पैरासाइट्स को कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। जैसे इसका एग्जांपल लाइस आना इन ह्यूमंस एंड टिक्स, डॉग्स के हेयर्स के ऊपर जो टिक्स होते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। कसकत्ता एक एग्जांपल है ऐसी प्लांट पैरासाइट का जो खुद के क्लोरोफिल्स और लीव्स को खो चुकी है, इसीलिए आसपास के प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है, जो कि यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ीमेल मस्कीटोज जो होती हैं उनको ह्यूमंस का ब्लड चाहिए होता है ताकि वो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं उनको ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन तब भी उन्हें पैरासाइट नहीं माना जाता है।
एक्टोपैरासाइट्स के अपोजिट जो एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म को के अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि किडनीज, लंग्स, आरबीसीज, उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनके लाइफ साइकिल में क्या ज़रूरत होती है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ब्रूड पैरासिटम का एक एग्जांपल होता है, जिसमें एक जैसे कोको एंड कोयल के बीच में होता है ना, देखो ये रहा, कोको, कोयल एंड क्रो के बीच में होता है, जिसमें पैरासाइट बर्ड जो होती है अपने अंडों को होस्ट के नेस्ट में रख देती है, ताकि होस्ट उनको इंक्यूबेट कर सके। ओवर द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन जो पैरासाइट के अंडे और होस्ट के अंडे होते हैं सेम दिखने लगते हैं, कलर एंड साइज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जिससे कि होस्ट स्पीशीज़ को ये पता नहीं चलता कि ये वाले अंडे डिफरेंट हैं फ्रॉम द उसके खुद के अंडे जो थे। अब इसके बाद आता है कॉमेंसलिज्म में हमने क्या पढ़ा, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा, एक स्पीशीज़ को ना तो फ़ायदा होगा ना तो नुकसान होगा। तो देखते हैं कैसे हो रहा है ये, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। 4 एग्जांपल्स इस पूरे पैराग्राफ में दे रखे हैं। पहला, एपीफाइट्स जो मैंगो के ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। दूसरा, बार्नेकल्स जो वेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि बार्नेकल्स तो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं वेल से, एपीफाइट के केस में एपीफाइट अपना न्यूट्रिशन ले रहा है मैंगो ट्री से, लेकिन मैंगो को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मैंगो ट्री के ब्रांचेस को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, एंड बार्नेकल्स वेल के एग्जाम्पल के केस में वेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है। थर्ड एग्जाम्पल इस कैटल एरगेट जो ग्रेजिंग कैटल्स के ऊपर, जैसे गाय ऐसे गांव घरों में बहुत देखा होगा, उनके ऊपर कोई छोटी मोटी कीड़े से घूमते रहते हैं, दैट आर कैटल एरगेट्स। वो ग्रेजिंग कैटल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपने सेक ऑफ बेनिफिट के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट एग्जांपल सी एनीमोन जिनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, जो क्लॉन फिश के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहती है, जिसमें जो क्लाउन फिश है, फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है प्रीडेटर्स से, क्योंकि सी एनीमोन के पास क्या है, जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं उससे उसने फिश को कवर कर रखा है, लेकिन सी एनीमोन को इससे किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्लाउन फिश को बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, म्यूचुअलिज्म क्या, दोनों स्पीशीज़ जो भी इंटरैक्ट कर रही हैं, दोनों का फ़ायदा। This interaction confers benefit on both the interacting species, like and represent an intimate mutualism relationship between fungus and the photosynthetic algae और cyanobacteria। Cyanobacteria या जिसे photosynthetic algae कहते हैं, उनके साथ फंगस जो सेकेंड स्पीशीज़ के रूप में काम करेगी, इन दोनों के एसोसिएशन को लाइकन कहते हैं। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है फंगस एंड उन एल्गी के बीच में। इसी तरीके से होता है माइकोराइजा भी। माइकोराइजा फंगाइज और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच की एसोसिएशन को कहते हैं, जिनमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे जो फंगाइज होते हैं, फंजाइज, वो the fungi help in the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plants in turns provide the fungi with energy yielding carbohydrates। इसके अलावा एक एग्जांपल ऐसे आता है जिसमें प्लांट और एनिमल के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है, जिसमें प्लांट को ज़रूरत होती है किसी एनिमल की, ताकि वो अपने फ्लावर्स को पॉलिनेट करवा सके और अपने सीड्स को डिस्पर्स करा सके। अब क्योंकि उन एनिमल्स से प्लांट को फ़ायदा हो रहा है, उनके सीड्स डिस्पर्स हो रहे हैं एंड फ्लावर्स पॉलिनेट हो रहे हैं, तो एनिमल्स भी कुछ रिटर्न में ले रहे होंगे, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म हो रहा है। तो प्लांट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं पॉलन्स एंड नेक्टर्स, जिसमें जूसी न्यूट्रिशनस फ्रूट होता है। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट भी एक आता है कि कोई चीटर स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम है, इसको एनसीईआरटी कह रही है कि चीटर्स से सेफगार्ड करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे एनिमल्स जो पॉलिनेशन नहीं करते हैं, वो प्लांट की हेल्प नहीं करते हैं, बस नेक्टर को स्टील करने के लिए आ जाते हैं। अब उन तरीके के इवोल्यूशंस और प्लांट एनिमल इंटरैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसी केस में म्यूचुअलिज्म। तो को इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, यानी कि फ्लावर अगर इवॉल्व हो भी रहा है तो पॉलिनेटर स्पीशीज़ को इवॉल्व होना क्यों ज़रूरी है। जैसे फिग ट्रीज़ के केस में ऐसा होता है, जिसकी पॉलिनेटर स्पीशीज़ होती है वास्प, यानी फिग ट्री और वास्प के बीच में म्यूचुअलिज्म शो होता है। इसका मतलब अगर एक फिग स्पीशीज़ को दिया है, हमारे सामने रखा हुआ है, तो वो किसी एक वास्प स्पीशीज़ से ही पार्टनर करेगी, उसी से पॉलिनेट होगी। इस केस में जो फीमेल वास्प होती हैं, वो उन फ्रूट्स का सिर्फ एग लेइंग साइट के ऊपर ही उन फ्रूट्स का यूज़ नहीं करती है, वो उन फ्रूट्स से या फिर फ्रूट्स को ही हम डेवलपिंग सीड्स कहेंगे, उन डेवलपिंग सीड्स से
जो फ्रूट्स के अंदर हैं डेवलपिंग सीड्स, उनसे अपने लार्वा को भी नरिश कर। वास्प स्पीशीज़ क्या कर रही होती है, फिग के इन्फ्लोरेसेंस को ढूंढती है, ठीक है, और उसमें एक सूटेबल एग लेइंग साइट को ढूंढती है जहाँ पे वो अपने अंडे रख पाए। और क्योंकि ये पॉलिनेशन का इवेंट हो रहा है फिग स्पीशीज़ के अंदर, तो फिग स्पीशीज़ भी इन रिटर्न वास्प को कुछ ऑफर करेगी। वो देती है अपने अंदर के डेवलपिंग सीड्स फूड के रूप में वास्प के लार्वा को। अब जो ऑर्चिड्स के प्लांट होते हैं उनके पास भी बहुत वैरायटी के फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं। जो इतने तरीके के फ्लोरल पैटर्न्स काफ़ी सारे ऐसे तो हैं जो इसीलिए इवॉल्व होते हैं ताकि वो राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएँ। वो पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, उनकी एग्जांपल्स हैं बीज एंड बम्बल बीज। अब ऑर्चिड की सारी स्पीशीज़ रिवॉर्ड्स के रूप में पॉलन्स नहीं देती। कुछ स्पीशीज़ में एक केसेस ऐसे पाए जाते हैं जैसे कि मेडिटेरियन ऑर्चिड्स के केसेस में, मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफाइरस, इनके केसेस में सेक्सुअल डिसीट का केस पाया जाता है जिसमें बी की स्पीशीज़ आती हैं इन फ्लावर्स को, ऑर्चिड के फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए। ऑर्चिड के जो फ्लावर पेटल्स होते हैं ना, ऑर्चिड के फ्लावर्स की उनकी रिजेंबलेंस होती है जो फीमेल बीज हैं, फीमेल बीज के साइज़ के और कलर के साइज़ कलर मार्किंग जो फीमेल बीज का होता है वैसे ही सेम होता है जैसा ऑर्चिड के फ्लावर्स का होता है। सेक्सुअल डिसीट इस प्रोसेस को, इस टाइप ऑफ को इवोल्यूशन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेल बीज को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जिसमें फीमेल बीज के साइज़ कलर एंड मार्किंग के हिसाब से ही ऑर्चिड्स अपने फ्लावर्स के पेटल्स को इवॉल्व करती है ताकि पॉलिनेशन ईजी हो पाए। और क्योंकि अब जैसे मेल बी को पहले अट्रैक्ट कर लिया गया है ऑर्चिड फ्लावर्स के थ्रू, तो मेल बीज स्यूडो कॉप्यूलेट करते हैं फ्लावर्स को एंड उसके इन रिटर्न उन्हें कुछ पॉलेंस मिलते हैं जो जैसे मेल बीज आई तो उनके पैरों में लग गए या माउथ के ऊपर लग गए, तो ये पॉलेंस जब वो ऐसे ही ऑर्चिड के दूसरे फ्लावर्स के पास जाते हैं ये पॉलेंस वहाँ डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी पॉलिनेशन का काम हो रहा है एंड मैकेनिज्म इसमें दूसरी फॉलो हो रही है। यहाँ पे तुम आसानी से देख सकते हो, हियर यू कैन ईजिली सी कि को इवोल्यूशन कैसे ऑपरेट होता है, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि इससे ईजी एग्जांपल कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। अगर इवोल्यूशन के दौरान फीमेल बीज ने अपना साइज़ या फीमेल बीज का कलर या मार्किंग्स कोई भी स्लाइटली चेंज्ड हुई तो पॉलिनेशन होना रिड्यूस हो सकता है, पॉलिनेशन का सक्सेस रेट बहुत कम हो सकता है तब तक जब तक ऑर्चिड के फ्लावर्स भी अपने आप को फीमेल बी के रिजेंबलेंस में को इवॉल्व ना कर ले। फीमेल बीज जैसे ऑर्चिड के फ्लावर्स अपना पेटल ना बना लें तब तक, क्योंकि फिर वो मेल बी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे थ्रू द सेम रेट एंड सेक्सुअल डिसीट की प्रोसीजर फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, इसीलिए को इवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ ऑर्चिड्स। By this we are done with every important example of organisms and population.